स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएंगे विधानसभा चुनाव। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव की प्रेस वार्ता में बताया, जिले के 2521 मतदान बूथों पर होगी वोटिंग। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके लिए गठित प्रत्येक प्रकोष्ठ की ओर से संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। विधानसभा चुनाव 2023 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से करवाए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित यादव गुरुवार को पत्रकार वार्ता में विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में जानकारी दी। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो जनरल असेंबली इलेक्शंस 2023 राजस्थान के जो होने वाले हैं, उसमें आज जो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ इलेक्शंस था, तो एक बार जो अपना 25 तक जो चुनाव है उसके अंतर्गत आज लास्ट डे विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स का जो 7 ए सूची होती है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की, वो आज अपने फाइनलाइज हो रही। सिंबल्स एलोकेट अब इसके जस्ट 3 बजे के बाद का रहता है, तो मोस्ट ऑफ जगह सिंबल एलोकेशन का वर्क हो गया। अभी तक जो अपने 81 कैंडिडेट्स अपने सभी 10 असेंबलीज में चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनके बाद बैलेट पेपर पब्लिश होगा, उसके बाद होम वोटिंग स्टार्ट होगी। होम वोटिंग का जो कैलेंडर है 2 स्टेज में रहेगा, एक 14 से 19 के बीच में, इसके अलावा एक 21 से 22 का जो फर्स्ट टाइम में रहेगा। इसके जो होम वोटिंग के जो लोग हैं वो आइडेंटिफाइड का 4 तारीख तक का उनका फॉर्म सबमिट का रहता है। तो अपने ज़िले के अंदर सीनियर सिटीजन्स में 1085 ने अप्लाई किया और फिजिकल डिसेबल्स में 444 ने आइडेंटिफाई किया। ये डाटा आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा अपने सर्विस वोटर्स जो रहते हैं उनका ETPPS का डाक मतपत्र आज डायरेक्टली ऑनलाइन के माध्यम से आज 3 बजे से कल के 3 बजे तक का एक समय रहता है, उसके अंतर्गत डायरेक्टली उनके कमांडिंग ऑफिसर्स के पास जाता है। वो जो 18 तारीख तक उसको डाउनलोड करके अधिकारी को दे सकते हैं। वो जो अपना सर्विस वोटर होगा वो उसको फिलअप करके काउंटिंग डे के 3 तारीख का 8 बजे तक वो जो भी रिसीव होंगे उन सभी को काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। अपने कुल सर्विस वोटर्स जिले में 10 असेंबलीज की 10,539 हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो डीडवाना के हैं, उसके बाद लाडनू हैं, वैसे ये सेपरेट नंबर्स हैं। इसके अलावा कमीशन की तरफ से अपने एसेंशियल सर्विसेज जो थी, जिसमें मेडिकल के साथ में पंप चालक, इलेक्ट्रिसिटी, डेयरी के, तो वो आइडेंटिफाइड 252 ने फॉर्म्स के थ्रू अपना पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया है। सभी एसेंशियल सर्विस के लिए पोस्टल बैलेट जो रहेगा वो सभी के सभी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर RO ऑफिस में 21 से 24 को रहेगा, जिसके अंतर्गत वो अपना डाल सकते। साथ में अपना जो इलेक्शन ऑन ड्यूटी पे जो कार्मिक हैं उन सभी के पोस्टल बैलेट्स इशू होंगे, वो सभी भी अपने ट्रेनिंग सेंटर पे ही वोटर फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा। इसके अलावा पुलिस की ट्रेनिंग्स जो रहती हैं उनके लिए भी 21 और 22 की डेट है, 2 दिन, तो दोनों जगह पुलिस लाइन में वोटर फैसिलिटेशन सेंटर रहेगा, जिसके अंतर्गत वो अपना मतदान डाल सकते हैं। बाकी जो चुनाव में RO ऑफिस में अलग अलग जगह कार्मिक लगे होंगे, जिस किसी का वो अपना उसमें डाल सकते हैं RO ऑफिस में जाके वो अपना पोस्टल बैलेट। एक्सेप्ट सर्विस वोटर्स, बाकी सभी के पोस्टल बैलेट चुनाव आयोग के डायरेक्शंस के हिसाब से वोटर फैसिलिटेशन बूथ में जो अपना है उसी में डले। वो 2 ही जगह हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स और RO ऑफिस, ये 2 ही जगह के डायरेक्शन में। मीडिया के जो कार्मिक ऐसे हैं जो बाहर की असेंबली में हैं, वो भी अपना पोस्टल बैलेट अगर किसी का है तो वो बता दें, उनका पोस्टल बैलेट इशू हो जाएगा ताकि वो उसको उस डेट को अपने डाल सकें। तो लास्ट के अंदर नहीं हो पाएगा, आखिरी 4 दिन पहले, बिकॉज मार्क कॉपी फिर तैयार हो जाती है, उसके बाद उसका करेंगे। इसके अलावा अपनी मतदाता सूची, चूँकि अब ना ही कोई नया नाम जुड़ना हटना कोई अलाउड है, मतदाता सूची फाइनल हो चुकी है। अगर टोटल वोटर्स की बात करते हैं ज़िले की, तो 26,84,753 अब हमारे फाइनल इलेक्टर्स हैं जो हमारे ज़िले में हैं। उसमें सीनियर सिटीजन्स जो हैं 80+ के 44,762 हैं। उसके अलावा यंग वोटर्स जो 18-19 की हैं एज के, वो अपने 1,37,001 टोटल। इसके अलावा PWD 28,337 है। सीनियर सिटीजन्स की परसेंटेज वाइज देखते हैं, कुल का 1.67% और यंग वोटर्स जो
18 और 19 के हैं वो 5.10%। इसके अलावा 20 से 29 साल के जो हैं वो 25.96%, 26% है अप्रोक्सीमेटली। तो इस प्रकार से ये अपने टोटल इलेक्टर्स का है। अगर पोलिंग बूथ की बात करते हैं तो 2510 हमारे पोलिंग बूथ हैं और 11 ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ। जिस जगह 1500 से ज़्यादा वोटर्स होते हैं तो उनके एक्स्ट्रा एक ऑक्सिलरी बूथ बनता है। तो अपने कुल मिला के 2521 अपने पोलिंग बूथ्स का टोटल नंबर है। इसके अलावा ईवीएम रैंडमाइजेशन का जो है, फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है 2 नवंबर को। सेकंड रैंडमाइजेशन जो है वो 14 नवंबर को होगा ऑब्जर्वर और कैंडिडेट्स के प्रेजेंस में। उसके बाद जो है ईवीएम कमीशनिंग स्टार्ट हुई। ईवीएम कमीशनिंग के लिए अपने 2 ही जगह हमने चिन्हित की हैं जो अपने डिस्पैच सेंटर भी रहेंगे। एक डीडवाना महात्मा गांधी स्कूल का है और एक अपने यहाँ मिर्दा कॉलेज का है। 5 असेंबलीज नागौर जिले की यहाँ मिर्दा कॉलेज से और डीडवाना की 5 असेंबलीज वहाँ से रहेंगी। तो वहाँ जो है मतपत्र जब छप के आ जाएगा अपना तो पोस्टल बैलेट मशीन्स के अंदर लगेगा, ईवीएम मशीनों में लगेगा। उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट जो है अपने उनके एजेंट्स वहाँ रहेंगे। साथ में 5% मशीनों का मॉक पोल का प्रावधान होता है और 5% जो होती है मशीन है उसके अंदर 1000 वोट्स का रहता है। हर मशीन का एक वोट हर कैंडिडेट का डलता है। तो ये ईवीएम कमीशनिंग का प्रोसेस रहता है। उसमें कैंडिडेट्स भी रह सकते हैं उनके या उनका कोई एजेंट्स रह सकता है। इसके अलावा पोलिंग पार्टीज की जो ट्रेनिंग बताई आपको, जैसे 17 से 20 तक रहेगी अपने जो फाइनल रवानगी है वो 24 तारीख को सुबह 8 बजे 5 असेंबलीज के लिए मिर्धा कॉलेज से और 5 के लिए डीडवाना से रहेगी। बाद में 25 तारीख को पोल है, जैसा आपका अवगत है। सुबह अपने शाम के 6 बजे तक का पोल डे का आया है। सुबह 7 बजे से स्टार्ट करते हुए 1.5 घंटा पहले 90 मिनट्स पहले मॉक पोल स्टार्ट होगा। वो 5:30 बजे सुबह स्टार्ट होगा और शाम के 6 बजे तक चुनाव का रहेगा। उसके बाद वहाँ की जो टीम्स हैं डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट की, वो वहाँ महात्मा गांधी स्कूल में जाएंगे। वहाँ सामान डिपोजिट होगा। वहाँ से रात को कंपाइल होकर इकट्ठा ट्रक्स के माध्यम से व्हीकल्स का CAPF की सिक्योरिटी में वो रात को यहाँ अपने माडीबाई कॉलेज के अंदर आएंगे। यहाँ प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग रूम उनका रहेगा जो कोल्ड मशीन है। उसके बाद काउंटिंग का अपना 3 तारीख को काउंटिंग डे रहेगा, जिसके अंदर होता अपने हर असेंबली वाइज अपने काउंटिंग एजेंट्स वगैरह रहेंगे। इसके अलावा अगर ये कैंडिडेट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इनके बारे में है। कुल अपने ज़िले में जो अभी फाइनल कंटेस्टिंग निकल के आए उसमें 17 कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको 3 बार अपना पब्लिश करने होगी अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड जो उनके ऊपर चल रहे हैं। C1 जो है वो कैंडिडेट्स के लिए, C2 वो जिस पार्टी से है उसके अंदर जो 4 तरह के अपने पब्लिश के जो अपने अखबार हैं जो आइडेंटिफाई किए वो सर्कुलेशंस के बेसिस पे, और 8 तरह के टीवी मीडियाज जिसके अंतर्गत उन्हें छपवाना होगा 3 बार। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स का दो चीज़ें हैं कैंडिडेट्स के बारे में। एक तो MCC वायलेशंस की जो होती है उसके लिए रेगुलरली अपना है वो टीम अपने काम कर रही है, वो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से। उसके बाद जो अभी कैंडिडेट्स की परमिशंस की रहती है, कमीशन का रहता है डायरेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड हो सभी कैंडिडेट्स को, तो उसके लिए सुविधा पोर्टल एक है। इसमें 24 आवर अपने अप्लाई कर सकता है कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन, और इसमें विद इन 24 आवर उसका एप्लीकेशन का डिस्पोजल होता है। किसी भी कैंडिडेट को परमिशन से 48 आवर्स पहले अप्लाई करना होता है और मैक्सिमम से विद इन 7 डेज़ के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एक्सपेंडिचर के बारे में कैंडिडेट्स को रजिस्टर्स दिए गए हैं नॉमिनेशन के समय, जो उनके एक्सपेंडिचर रजिस्टर्स होते हैं जिसके 4 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत वो अपना खर्चा उसमें लिखते रहते हैं डेली, बैंक का, कैश का और एब्स्ट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसको 3 बार बुलाया जाता है उन कैंडिडेट्स को। अब चूँकि लास्ट जो विड्रॉल से और चुनाव से 3 दिन पहले 3 बार उनको उनके AEOs, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और उनका जो चुनाव का कैंडिडेट या एजेंट वो जाएंगे, वो अपना रजिस्टर का मिलान कराएंगे। इसके बाद चुनाव डिक्लेयर होने के 25 दिन बाद वो उनको अपना कंप्लीट ब्यौरा देना होता है, जो कमीशन को आगे फॉरवर्ड किया जाता है। जो कोई कैंडिडेट अपना एक्सपेंडिचर का ब्यौरा नहीं देता है, चाहे वो जीता हो या हारे, वो डिस्क्वालीफाई की कैटेगरी में आता है। ये चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो मीडिया के माध्यम से आपसे बताना चाहेंगे। इसके अलावा अपने जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है उसके लिए उनके कैंडिडेट्स के हम फॉलो कर रहे हैं। साथ में पेड न्यूज़ जो है
वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी के नॉलेज में आता है कोई भी इस तरह का पेड न्यूज़, कोई पत्रकार कोई न्यूज़ में मीडिया में चल रहा है, तो अपने मीडिया कंट्रोल रूम आपने देखा ही आपने चल रहा है, जिसमें अपने सभी जो चैनल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी कैंडिडेट की कोई पेड न्यूज़ है, कोई शिकायत आती है, उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। साथ में आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमें सभी आम मतदाताओं को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। कमीशन की तरफ से भी बहुत टाइम मिला, 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक टाइम है, बट हम लोगों को मोटिवेट करें। चुनाव का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उस दिन वोट करें। बिकॉज अगर हम उस दिन वोट नहीं करेंगे, अगले 5 साल तक हम अपनी जवाबदेही का जो अपने कैंडिडेट्स जानने का है वो अधिकार खो देते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मेरा ये मानना है हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को मोटिवेट करेंगे कि वो अपना वोट दें, फ्री फेयर इम्पार्शियल में दें, एथिकल और इन्फॉर्म्ड वोटिंग जो कमीशन चाहता है उस हिसाब से। ये जो खर्च का जो देना होता है नहीं देता तो फिर किसको हरा हुआ वो फिर कैसे 20 किलो हारे हुए जो हार गया उसने अगर और नहीं दिया वो अगले चुनाव के लिए 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होता है। सेक्शन 10 में जो आती है उसके अंदर तो कोई भी कैंडिडेट से वो जीता हो या हारा उन सभी को अपना चुनाव का ब्यौरा देना। चुनाव के खर्चे की भी लिमिट होती है, 40 लाख रुपए असेंबली इलेक्शंस के लिए है। कमीशन का स्पष्ट है, कोई भी परमिशन वो खर्चा जो है नॉमिनेशन की डे से शुरू हो जाता है और जिस दिन उसका चुनाव होता है उस दिन तक का सारा खर्चा उसके अंदर जुड़ जाता है। इसके अलावा जो कोई इलेक्शन पैम्पलेट मटेरियल जो नॉमिनेशन से पहले छपवाए हैं बट यूज़ इस पीरियड में कर रहे हैं उनका खर्चा होता है। सर, नागौर जिले के अंदर कितने मतदान कार्मिक लगाए गए मतदान को लेकर, मतगणना को लेकर कितने कार्मिक हैं? पुलिस का जाब्ता किस तरह का रहेगा मतदान के अंदर, सुरक्षा जाब्ता? अपने कुल जो है टेंटेटिव नंबर जो पोलिंग पार्टीज हैं 12,500 के करीब तो पोलिंग पार्टीज जो हैं अपने, उसके अलावा पुलिस की तरफ से सफिशिएंट अपना जाता है। आपने जो चुनाव शांतिपूर्ण हो, हमारे 50% पोलिंग बूथ्स पे और उसमें सारे क्रिटिकल बूथ्स को हम कवर कर रहे हैं जिनमें वेबकास्टिंग रहेगी। इसके अलावा जो स्कूल्स बचे हैं उनमें हम CCTV कैमराज भी इंस्टॉल करवाएं ताकि उस इवेंट की मॉनिटरिंग रहे। साथ में 40 कंपनी जो हैं वो CATF की आ रही है, तो ऑलमोस्ट 720 के करीब उनके हाफ सेक्शन जो क्रिएट होंगे जो FSTs पे SSTs पे पोलिंग बूथ्स पे अपने रहेंगे। और इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स और वीडियोग्राफी ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं। तो इस बार जो चुनाव के लिए सुरक्षा दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हमारे जो हमने फोकस किया है चुनाव शांतिपूर्ण और मेरा मानना है हमारी टीम पूरी इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है। हम सबसे अच्छा बेस्ट शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे, इसमें कोई भी जो वोटर्स है किसी का इंटिमिडेशन ना हो, कोई भी कैंडिडेट इस तरह डराए, शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। जिला मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारी रहेगी? नागौर के 2 मृदा कॉलेज और माड़ी भाई उनमें होगी, किस तरह का प्रबंध रहेगा? काउंटिंग के लिए अपने 2 जो कॉलेज हैं, 7 ही कैंपस हैं, आपने देखा है, मृदा कॉलेज और माड़ी भाई कॉलेज। मृदा कॉलेज में 5 असेंबलीज का रहेगा और माड़ी भाई कॉलेज के अंदर अपने 5 असेंबलीज 5 असेंबलीज का है। उसके अंतर्गत 14 EVM की बैलेट यूनिट्स रहेंगी जो टेबल्स बने हैं जिसमें CU की काउंटिंग रहेगी। इसके अलावा पोस्टल बैलेट्स जो हैं 5 टेबल्स पोस्टल बैलेट की रहेंगी जो RO की अध्यक्षता में वहाँ उसके काउंटिंग करवाया जाएगा। चूँकि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग जल्दी स्टार्ट होती है आधा घंटा पहले, तो वो पहले रहेगी। उसके अलावा जो उसमें मीडिया कंट्रोल रूम भी रहेगा, पब्लिक कम्युनिकेशन रूम भी रहेगा। उसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव हॉटलाइन है जिसमें ऑब्जर्वर्स RO डायरेक्टली ECI से कोई भी अगर उन्हें इशू होता है उस चीज़ को। साथ में सभी जो काउंटिंग एजेंट्स के हैं कैंडिडेट्स को अपने 3 दिन पहले उनके नाम देने होंगे, हर टेबल के हिसाब से एक एजेंट्स को। साथ में उनकी डिक्लेरेशन रहती है सिक्रेसी ऑफ वर्क की, वो वहाँ उससे रहेगी। तो उसके 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा। इनर जो रहेगा वो CATF रहेगी, उसके बाहर RAC रहेगी और उससे थर्ड जो रहेगी वो पुलिस की रहेगी। इनर इन बिटवीन पेरिफेरी जो है वो व्हीकल जोन फ्री रहेगा, मोबाइल फ्रिस्किंग रहेगी, कम्युनिकेशन का कोई वैसा नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना अलाउड नहीं। जो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगी वो मीडिया कम्युनिकेशन रूम या अपने पब्लिक कम्युनिकेशन रूम उसमें डिपॉजिट करानी है। अगर किसी को बात करना वहाँ जाके वो अपने रेंज का भेजन करेगा। साथ में जो मीडिया की तरफ से जो रहेगी
स्टैंड्स पे कैमराज अलाउड नहीं होंगे। वो एक लाइन डिफाइन होती है काउंटिंग हॉल के बाद, जहाँ तक वो अपने वहाँ से बाहर से ले सकते हैं, जिसमें ईवीएम के बारे में कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है।